हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में रिलीज हुई वेब सीरीज क्वीन ऑफ टीयर्स। ये एक रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है। सीरीज की शुरुआत में हमें बेक्यानू और हेन की शादी दिखाई जाती है, जो कि इस कहानी के लीड हैं, जहाँ पे दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो रही है। और वहाँ पे हमें बेक बताता है कि तब सबका कहना था कि हमारी शादी वेडिंग ऑफ द सेंचुरी है। कोरिया की सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली की वारिस ने एक एम्प्लॉय से शादी की, पर हम दोनों हमारी शादी से बहुत ज्यादा खुश हैं। इसके बाद ही हमें इन दोनों के बहुत सारे अच्छे पल दिखाए जाते हैं। इससे लगता है कि दोनों अपने मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हैं। फिर हम देखते हैं कि बेक्यानू ये सब कुछ एक इंटरव्यू के दौरान बता रहा था। वो आगे बताता है कि हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, अभी भी लगता है कि जैसे कल ही हमारी शादी हुई है। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं देश की मोस्ट पावरफुल फैमिली का हिस्सा बनकर और एक क्वीन का हस्बैंड बनकर कैसा फील करता हूँ। तो आज इसका मैं जवाब दे देता हूँ। तो इसका जवाब है कि मैं बस एक लकी इंसान हूँ, जिससे मैंने प्यार किया उसी से मेरी शादी हो गई। इसी के साथ ही हेन का भी इंटरव्यू लिया जा रहा था। इसमें वो बताती है कि मुझे पता है कि लोग आज भी गॉसिप करते हैं कि बेक्यानू ने सिर्फ मेरी फैमिली और पैसा के लिए शादी किया, पर ये सारे रूमर सिर्फ इसीलिए फैले हैं क्योंकि मैंने दुनिया के सामने अपना फेस रिवील नहीं किया था। पर अब से ये सारे रूमर्स एंड गॉसिप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं अपना चेहरा रिवील करने जा रही हूँ। जो सुन के इंटरव्यूअर्स भी चुप हो जाते हैं। उधर बेक्यानू से उनकी मैरिड लाइफ के बारे में पूछा जाता है, जहाँ वो बताता है कि हमारी लाइफ भी नॉर्मल कपल की तरह ही है। सुबह साथ में उठते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, साथ में काम करने भी जाते हैं। इसी तरह दिन रात हम साथ में ही रहते हैं। पर असल में हम देखते हैं कि वो दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं। घर पे तो उनका ना के बराबर बात होती है। खाना साथ में तो खाते हैं, पर डाइनिंग टेबल के दोनों एंड में बैठकर खाते हैं। दोनों साथ में ऑफिस तो जाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हेन क्वींस ग्रुप की सीईओ थी और बेक्यानू लीगल डिपार्टमेंट का हेड, यानी कि वो एक लॉयर है। पर ये सब बताते हुए बेक्यानू का भी चेहरा एक पल के लिए उतर जाता है, पर फिर वो अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल लाते हुए कहता है कि हम दोनों दिन रात एक साथ ही रहते हैं, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उधर हेन से भी उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछा जाता है। तो हेन बताती है कि 5 साल पहले मैं एब्रोड से वापस आई थी। तब मैंने क्वींस ग्रुप ज्वाइन किया था एक इंटर्न बनकर, बिल्कुल ही किसी अंडरकवर एजेंट की तरह, क्योंकि मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं पता था। पर हेन को तब कोई काम नहीं आता था। उसे तो फोटोकॉपी मशीन को भी चलाने नहीं आता था। अब मशीन ऑन नहीं हो रही थी, इसीलिए हेन उसे लात मारने लगती है। इसे बेक्यानू देख रहा था और वो आके मशीन ऑन कर देता है। इसी तरह वो बहुत बार हेन की मदद की थी, पर हेन कहती मुझे समझने में देरी नहीं हुई कि वो मुझे लाइक करता है, इसलिए मेरी मदद करने के बहाने से मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। पर जब उनकी पहली मुलाकात के बारे में बेक्यानू से पूछा जाता है, तो वो भी इसी इंसिडेंट से शुरू करता है और बताता है कि ऐसा कुछ नहीं था। हेन मशीन को बहुत लात मार रही थी, तो मुझे चिंता थी उस मशीन की। पर इतनी बार हेन की मदद करने के बाद हेन के लिए भी फीलिंग होने लगी, क्योंकि तब वो बस एक न्यू इंटर्न थी और उसे कुछ भी नहीं आता था। वो हर काम में गलती करती थी, इसीलिए सब लोग उसके बारे में गॉसिप करने लगते थे और उसे हेन के बारे में गॉसिप सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए एक दिन वो हेन से कहता है ये गलती करना बंद कर दो, वरना तुम्हें कंपनी से निकाल दिए जाओगे। हेन कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस पे वो कहता है कि अगर तुम ऐसे काम करोगे तो दूसरे कंपनी में भी निकाल दिए जाओगे। उससे पहले हेन कुछ कहती वो कहता है जब भी कोई सीनियर तुम्हें डांटता है तो मुझे दिल से बुरा लगता है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। तो हेन कहती है कि पर तुम्हें मेरे लिए दिल से बुरा क्यों लगता है, तुम्हें मेरी फिक्र क्यों होती है। इसमें वो कुछ नहीं कह पा रहा था। तो हेन कहती है कि जब मुझे डांट पड़ती हो तो तुम्हें क्यों मेरी फिक्र होती है। तो नर्वस होने लगता है। हेन उसे कहती है कि अच्छे से इस बारे में सोचना, फिर मुझे बताना ऐसा क्यों होता है। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर ऑफिस बंद होने के बाद हेन बाहर अपने ड्राइवर को कॉल करके आने के लिए कहती है। वहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी, तभी वहाँ पर बेक्यानू आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है। तो हेन कहती है नहीं। तो वो अपना अम्ब्रेला ऑफर करता है और कहता है कि तुम्हें हमेशा मदद की जरूरत पड़ती है और तुम्हें परेशान देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो
हैन उसे पूछती है कि पहले तो तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी और अब तुम मुझे परेशानी में नहीं देख सकते, ऐसा क्यों? तो उसे हिम्मत करके बताने लगता है कि मैंने तुम्हें इस बारे में पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि तुम अनकंफर्टेबल फील करोगी, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं सोल नेशनल यूनिवर्सिटी के स्कूल का ग्रेजुएट हूँ। मेरा घर यंगदुरी टाउन में है जहाँ मेरी फैमिली रहती है। मेरे पेरेंट्स पूरे टाउन में बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं। हमारे पास 35 से भी ज्यादा गाय हैं और मैंने यहाँ शहर में 2 साल के लिए एक अपार्टमेंट लीज पे लिया है, यानी मुझे हर महीने रेंट पे करने की भी चिंता नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, मेरा मतलब बस यही था कि मेरे पास अच्छे खासे सेविंग्स है। तो हैन पूछती है फिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो कहता है कि अगर तुम्हें इस जॉब से निकाल भी दिए गए और आगे जाके तुम्हें कोई जॉब भी नहीं मिली तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। ये सुन के हैन थोड़ी सरप्राइज होती है। फिर वो कहता है कि ऑनेस्टली कहूँ तो मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरी फ्यूचर वाइफ जॉब करे, पर अगर तुम नहीं भी करोगे तो मैं अकेले जॉब करके घर चला लूंगा। हैन उसे कुछ कहना चाहती थी पर उससे पहले ही वो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो हैन भी उसे कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। तो वो कहता है कि तुम्हें आज जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ज्यादा प्रेशर मत लेना। ये बोलकर उसे अपना अम्ब्रेला देता है और कहता है कि भीगना मत। हैन उसे अम्ब्रेला नहीं ले रही थी, उसे कुछ कहना चाहती थी पर उससे पहले ही वो कहता है कि अपना ख्याल रखना, और ये बोलकर वहाँ से बारिश में भीगकर निकल जाता है। उसे जाते हुए देखकर हैन कहती है कि मैं तो कह रही थी कि मेरा ड्राइवर मुझे पिक करने आने वाला है, पर इसके बाद तो हैन और ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और उसे लाइक करने भी लगी थी। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं हैन बताती है कि ऐसे ही हमारी लव स्टोरी शुरू हुई थी। हमने काफी टाइम तक डेट किया, पर जैसे ही उसे मेरी फैमिली के बारे में पता चला वो रिजाइन कर अपने होम टाउन चला गया और मेरे कॉल्स को इग्नोर करने लगा और बात करना बंद कर दिया। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं यूनो अपने रूम में था और हैन को याद कर रहा था और तभी उसको हैन का मैसेज आता है जिसमें वो उसे बाहर आने के लिए कहती है। तभी उसे हेलीकॉप्टर का आवाज सुनाई देता है। बाहर आकर देखता है तो उनके खेत में एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है जिसमें से हैन निकलती है, जिसे देखकर टाउन के सब लोग हैरान हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। हैन चिल्लाकर कहती है क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे? तभी यूनो उसे बहुत प्यार कर रहा था, इसलिए वो भाग कर जाता है और उसे गले लगा लेता है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर प्रेजेंट में यूनो बताता है कि उस दिन हैन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हेवन से उतरी कोई एंजल है, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो इंटरव्यूअर्स उसे पूछते हैं ब्यूटीफुल लग रही थी, यानी कि अब नहीं लगती? ये सुन के वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, वो तो अभी भी एक एंजल ही है। मैंने आपको इतनी बार बताया कि मैं अपनी शादी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं और हैन एक बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ बिता रहे हैं। अभी भी हम दोनों एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना 3 साल पहले करते थे। पर यूनो को देख के साफ साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। अब आखिर इनके बीच में क्या प्रॉब्लम है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यूनो के कुछ कलीग्स जो कि उसके लॉ स्कूल के फ्रेंड्स भी थे और ये सभी भी यूनो के साथ क्वींस ग्रुप की लीगल टीम में ही है। तो एक फ्रेंड बाकी को बताता है कि वो हैन को डिवोर्स देने वाला है और वो चाहता है कि हम में से कोई एक उसका अटॉर्नी बने और उसका डिवोर्स सेटलमेंट पूरा करे। लेकिन ये सभी बहाना मानने लगते हैं, पर असल में ये सब क्वींस ग्रुप के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। वो डरते हैं कि अगर इन्होंने कोर्ट में यूनो की साइड ली तो इसका मतलब यही होगा कि क्वींस ग्रुप के खिलाफ जाना, और आज तक जिसने भी क्वींस ग्रुप खिलाफ गया उनसे पंगा लिया तो वो बर्बाद हो चुका है। इसलिए ये सभी कहते हैं कि आखिर यूनो भी तो एक लॉयर है तो अपना केस खुद ही लड़े। पर ये सभी एक बात से हैरान होते हैं कि आखिर वो डिवोर्स क्यों चाहता है। वो तो एक ड्रीम लाइफ जी रहा है, कोरिया की सबसे अमीर फैमिली का दामाद बनकर। कोई पागल ही होगा जो ऐसे जिंदगी को छोड़ना चाहेगा और क्वींस ग्रुप के खिलाफ जाएगा। इसके बाद ही हम हैन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस आती है और अपने असिस्टेंट से पूछती है क्या मुझे 1 ट्रिलियन क्लब के ओर से ग्रुप चैट का इनवाइट आया। असिस्टेंट बताती है कि नहीं, क्योंकि हमारी मंथली सेल 900 बिलियन का है। ये इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं है 1 ट्रिलियन होने में, बस 100 बिलियन का फर्क था। और एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो सिर्फ उन्हीं कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करता है जो इस 1 ट्रिलियन क्लब में होता है। इसलिए हैन डिसाइड करती है कि जिन भी ब्रांड से हमें अच्छा सेल नहीं आता है वो सारे ब्रांड्स अपनी कंपनी से कट अप कर देगी। तो हैन तुरंत एक मार्केटिंग टीम बुलाती है जहां उसे उनके कंपनी के उन सारे ब्रांड्स का नाम मिल जाते हैं जिनके सेल कम है। वो इन सारे ब्रांड्स को बंद करने का ऑर्डर देती है, पर एक डायरेक्टर बताता है कि वो लीगल टीम से बात की थी इस बारे में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम इन ब्रांड्स को ऐसे ही अचानक बंद नहीं कर सकते। हैन गुस्से से पूछती है ये किसने कहा। तो डायरेक्टर
डायरेक्टर बताता है कि मिस्टर यूनो ने। तो हैन की असिस्टेंट यूनो के डिपार्टमेंट में जाती है और उसे बताती है कि सीईओ आपसे मिलना चाहती है। वो कहता है कि मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगा। पर तभी एक दूसरा डायरेक्टर आकर बताता है सीईओ काफी परेशान है, इसलिए आपको जल्दी से आने के लिए कहा है। यूनो का वहाँ पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और वो काफी चिढ़ा हुआ था। फिर भी वो वहाँ चला जाता है। हैन उसे पूछती है कि आखिर हम उन ब्रांड को क्यों नहीं बंद कर सकते जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो उसे बताता है कि उन सारे ब्रांड्स ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, हम उन ब्रांड्स को ऐसे ही बंद करके निकाल नहीं सकते। हैन कहती है उन सारे ब्रांड्स के खिलाफ लॉ सूट फाइल करो। तो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, हम उनसे जीत नहीं सकते, अभी लॉ बहुत सारे बदल चुके हैं। बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर अपने पावर्स को मिसयूज ना करें, इसलिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। तो हैन पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने पावर्स मिसयूज कर रही हूँ? तो यूनो कहता है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। पर उसे रोकते हुए हैन कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमारी कंपनी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? जिन ब्रांड से हमें कोई प्रॉफिट ना हो उन्हें हम फिर भी अपने साथ रखें और अपना खुद का ही नुकसान करें? तो बताता है कि सेल्स डिपार्टमेंट में गड़बड़ी है, वो लोग उन ब्रांड्स को ज्यादा प्रमोट नहीं करते, इसलिए लोगों को उन ब्रांड्स के बारे में पता नहीं चलता, जिस वजह से उनकी सेल्स कम हो जाती है। इसके लिए भी वो ब्रांड्स हमारे खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। वो लोग मीडिया में भी जा सकते हैं, इवन हमारे खिलाफ केस भी कर सकते हैं, जिससे हमारे लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे अच्छा होगा कि हम उन ब्रांड्स को हेल्प करें और उन ब्रांड्स को अच्छे से प्रमोट करें, जिससे हमारी सेल्स बढ़ सके। हैन उसे कहती है कि मिस्टर यूनो, क्या मैंने आपको कोई एडवाइस मांगी? मैं आपको बता रही हूँ, उन ब्रांड्स को बंद करने के लिए अगर वो लोग नहीं माने तो उन पे केस करो और उनके खिलाफ केस जीते, जो आपकी लीगल टीम की जिम्मेदारी है। यूनो को काफी गुस्सा आता है, पर फिर भी वो यस मैम कहता है। उसके बाद हैन चली जाती है तो यूनो भी उसके बाद चला जाता है। वो लिफ्ट में जाता है, तभी उसके पास हैन आती है जो लिफ्ट बंद कर देती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी है दूसरों के सामने ये दिखाने की कि हम दोनों में बनती नहीं है? यूनो कहता है कि हमारे रिलेशनशिप से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें हैन कहती है कि तभी तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो, मैं जिस स्टोर मैनेजर को निकालने वाली थी तुमने उसे पहले ही जाके मेरे बारे में वार्निंग दे दिया। यूनो कहता है कि वो मैनेजर हमारे साथ बहुत पहले से काम कर रहे हैं, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, छोटी सी गलती के लिए उन्हें निकालना सही नहीं है। जो सुनते ही हैन कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही काइंड हो और तुम्हें दूसरों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम उनके लिए कोई हीरो बनना चाहते हो? दूसरे के बारे में सोचना छोड़ो और अपनी करीबियों के बारे में सोचो। तो यूनो कहता है कि क्या तुम अपनी बात कर रही हो? अगर हाँ तो क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई ऐसा रिश्ता है भी? हैन के पास कोई जवाब नहीं होता तो वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, 1 घंटे में मुझे लंच पे आकर मिलो। हैन ठीक है कहकर वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तो उसके आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन 1 घंटे से शाम होती है, फिर रात हो जाती है। इसलिए यूनो अपने केबिन से लौट आता है और डिवोर्स पेपर तैयार करता है और वो पेपर को देख ही रहा था, तभी हैन का मैसेज आता है और उसे फैमिली रूम में आने के लिए कहा था, जिसे देख उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर भी वो हैन के घर चला जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि यूनो तो घर जमाई बनकर हैन के फैमिली के साथ ही रहता है। उसके बाद हम हैन के फैमिली मेंबर से मिलते हैं, जिसमें क्वींस ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर हंग और चेयरमैन का बेटा बॉमजॉन जो कि हैन के डैड है। हैन की माँ स्योना, हैन का एक भाई भी है, उसका नाम है सुचियोल, जिसकी वाइफ है दहाई। हैन के ग्रैंडपा के एक गर्लफ्रेंड भी है जिनका नाम है स्यूली। हैन की एक बुआ है जिनका नाम है बॉमजा। फिलहाल वो तो जेल में है, जिनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। यूनो के लेट आने के वजह से उसकी माँ उसे कुछ बातें सुनाती है तो वो उन्हें सॉरी कहता है। सिचुअल था क्वीन मार्ट का सीईओ, जहाँ उसने कुछ गड़बड़ी कर दी थी, तो वो यूनो को मैटर क्लियर अप करने के लिए कहता है। यूनो उसे कहता है कि क्वीन मार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा काम नहीं है, पर सिचुअल कहता है कि मेरा लॉयर से ये काम नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? यूनो इससे पहले कुछ कहता, उसकी माँ उसे कह देती है कि हाँ कहने में कितनी तकलीफ हो रही है। अब यूनो क्या ही कहता, वो हाँ कह देता है, जिससे हमें समझ में आता है कि हैन की पूरी फैमिली उस पर हुक्म चलाती है, पर हैन भी उसके लिए कोई
स्टैंड नहीं लेती। फिर हैन की माँ उन दोनों से कहती है कि हम लोग चाहते हैं तुम दोनों बेबी प्लान करना शुरू कर दो, जिससे पब्लिक तुम दोनों के बारे में गॉसिप करना बंद कर दे, और बच्चे के आने के बाद ही यूनो तुम 2 साल के लिए अब्रॉड जाओगे अपने MBA डिग्री कंप्लीट करने के लिए। इस पर यूनो कहता है कि मैंने कहा ना मुझे MBA करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर हैन की माँ भी कहती है कि मैंने भी कहा था कि तुम क्या करोगे या क्या नहीं ये तुम्हें डिसाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। जब उनकी बहस को देखते हुए उनके डैड कहते हैं कि मैं सुबिन से मई महीने में मिलूंगा, तो सब लोग पूछते हैं कि ये सुबिन कौन है। इस पर हैन के डैड बताते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर यानी हैन और यूनो की बेटी हंग सुबिन। तो यूनो पूछता है कि हंग सुबिन क्यों, बिंग सुबिन क्यों नहीं। तो हैन के डैड उसे कहते हैं कि क्या तुम नहीं चाहते मेरी ग्रैंड डॉटर को उसकी माँ का सरनेम मिले, हमें ये पुराने सिस्टम को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, पापा का सरनेम यूज करना काफी ओल्ड फैशन है। ये सब सुन के वो उन्हें क्या ही कहता, चुपचाप उनकी बातें सुन लेता है। इस पर भी हैन यूनो को कोई सपोर्ट नहीं करती, जिससे वो काफी डिस्टर्ब होता है। इसलिए अपने रूम में जाते हुए वो हैन को रोकते हुए कहता है कि हमें बात करनी होगी, और वो कहता है कि क्या हमें बेबी प्लानिंग करना चाहिए, हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है इसके बावजूद भी क्या मुझे अकेले अब्रॉड भी जाना पड़ेगा। हैन कहती है हाँ इसमें क्या हुआ, अच्छी तो बात है, कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं भी तुम्हारे साथ अब्रॉड चलूं। तो वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो हैन कहती है हाँ तो फिर अपने हिस्से का काम कर लो, फिर अब्रॉड चले जाना, हमारे बच्चे का ध्यान रखने के लिए हम किसी और को हायर कर लेंगे, सिंपल और अच्छी आइडिया है। तो यूनो कहता है कि क्या तुम थोड़ी सी भी सीरियस हो, तुम सच में बच्चा चाहती हो। हैन कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो हाँ। ये सब सुन के यूनो को तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, इससे पहले हैन को एक कॉल आ जाता है जिसमें वो अपने और यूनो के बारे में अच्छा सा आर्टिकल पब्लिश करने के लिए कहती है, स्पेशली यूनो के बारे में अच्छे से लिखने के लिए कहती है कि वो सोल नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, जहाँ के लॉ स्कूल का वो बेस्ट लॉयर है। ये बात यूनो को पसंद नहीं आती, तो वो उसे कहता है कि तुम ये इंटरव्यूज करना बंद करो, मैं इन इंटरव्यूज से थक चुका हूँ, अगर तुम्हें इतना इंटरव्यूज देने का मन करता है तो अकेले करो। हैन कहती है अकेले कैसे करूँ, ये सारे कपल इंटरव्यूज होते हैं। यूनो कहता है कि तुम खुद ही उन्हें मेरे बारे में बता देना, जो मन में आए वो बता देना, हम दोनों कितना प्यार करते हैं, कैसे रहते हैं, एक दूसरे से कितना खुश हैं, वैसे भी तो झूठी तो बोलना है, क्या फर्क पड़ता है। ये बोलकर वो वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। फिर से हैन को कॉल आता है और वो कहती है कौन कौन से फोटोज को पब्लिश करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी, और उधर यूनो गुस्से में चलकर घर से बाहर ही निकल जाता है। हैन का भाई सोचल गार्डन में घूम रहा था, तभी हैन आकर उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है। सोचल पूछता है कि तुम मुझे मार क्यों रही हो, तो वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को ऑर्डर देने की, और उसकी थोड़ी पिटाई कर देती है और उससे वार्न करती है कि फ्यूचर में यूनो को कभी भी ऑर्डर देने के बारे में मत सोचना, या अगर कभी तुमने उसे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई ही नहीं होगा। सोचल डर के मारे उसकी बात मान जाता है, तो हैन वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर सोचल कहता है कि तुम तो खुद उसे इतना परेशान किया करती हो और मुझ पे गुस्सा उतार रही हो, तुम एक नंबर की साइकोपैथ हो। जो सुनने के बाद हैन रुक जाती है, पर उसके पीछे मुड़ने से पहले ही सोचल सॉरी कह के भाग जाता है। हम यूनो को देखते हैं जो अपने फ्रेंड यंग के साथ ड्रिंक करने के लिए बैठा गया था। यंग उसे समझाते हुए कहता है कि हम सब चाहते हैं कि तुम हैन को डिवोर्स देने से पहले एक बार अच्छे से सोच लो। तो वो अपना सर नीचे किया हुआ था, जिसे देख यंग पूछता है कि क्या तुम रो रहे हो। यंग तो स्माइल करने लगता है और कहता है कि मैं जब ड्रिंक करता हूँ तो और ज्यादा क्यूट लगता हूँ, और उसने ये कहा था कि मेरी क्यूटनेस मेरी सबसे पावरफुल वेपन है। यंग पूछता है किसने कहा था, तो वो कहता है कि हैन ने कहा था। हैन का नाम लेते ही उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाती है, और इन 3 सालों में उसने जो कुछ भी झेला है वो सब बताते हुए वो तो एकदम से रो पड़ता है, और रोते हुए कहने लगता है कि मैं इतना क्यूट क्यों हूँ, मेरी क्यूटनेस से वो इतना इम्प्रेस क्यों हुई, मैंने उसका दिल क्यों धड़काया, और पता नहीं मुझे भी उससे क्यों प्यार हुआ, जिस वजह से मैंने अपनी खुद की लाइफ बर्बाद कर ली है। और बोलता है अगर मैं क्यूट नहीं होता तो वो मुझसे शादी नहीं करती, पता नहीं गॉड मुझे इतना क्यूट क्यों बनाया। यंग बोलता है कि चल अब बहुत हो गया है, घर चलते हैं, मेरी वाइफ भी घर पर वेट कर रही होगी। और वो जोर जोर से रोते हुए कहने लगता है कि मुझे घर नहीं जाना है, तू चला जा। तो यंग कहता है कि तुझे इस हालत में छोड़कर मैं कैसे जाऊं। तो वो कहता है कि तू चला जा, मुझे कोई ना कोई आकर यहाँ से सही सलामत घर पहुँचा ही देंगे। यंग पूछता है कौन ले जाएगा, तो वो कहता है कि वो लोग कहीं आसपास ही होंगे। तभी उसकी नजर 2 आदमी पर पड़ता है, तो यंग को उन्हें दिखाते हुए कहता है कि वो दोनों मुझे घर पहुँचा देंगे।
देंगे। तो यंग कहता है कि तुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, कोई अनजान लोग तुझे क्यों घर ले जाएंगे। तो योनो कहता है देखना चाहेगा, और वो उड़ जाता है। तो वो दोनों आदमी भी उड़ जाते हैं। जब योनो के बैठने पर वो दोनों भी बैठ जाते हैं। इस तरह 2-3 बार वो उठता है बैठता है, तो वो दोनों आदमी भी उसके साथ उठते हैं बैठते हैं, जिन्हें देखकर यंग हैरान हो जाता है। फिर योनो उससे बताता है कि मैंने जितनी बार भी हैन से डिवोर्स लूं या नहीं ये डिसाइड करने के लिए पत्तियां तोड़ी है, जवाब में हर बार नहीं आता है। तो यंग कहता है कि तो समझ जा, किस्मत भी तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहती। तो वो अपना रोना कंटिन्यू रखता है एंड कहता है कि इस दुनिया में कोई भी मेरे साइड नहीं है, इवन एक पत्ती भी मेरे साइड नहीं है। अब उसका रोना धोना देखकर यंग भी अपनी कहानी सुनाने लग जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ भी हमेशा उस पर काफी गुस्सा करती है। तो वो सुन के योनो को भी अब उसके लिए बुरा लगने लगता है। तो उसे कहता है कि जा भाई तू घर चला जा, वरना बेकार में तुझे भी अपनी वाइफ से डांट पड़ जाएगी। ये बोलकर वो अकेले ही रोने लग जाता है। फिर कुछ देर बाद वो अकेले ही चलते हुए घर की ओर जाने लगता है और ये चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन कहता है कि प्यार खूबसूरत होती है, इस प्यार ने तो मेरी लाइफ का वाट लगा रखा है। तभी वो उन दोनों को अपने पीछे आते हुए देखता है। तो वो उन दोनों से कहता है कि अब जाओ ना, अब शांति से मैं रोते हुए घर भी नहीं जा सकता। ये सुन के वो दोनों दूसरी ओर जाने लगते हैं। तो वो सैड सॉन्ग गाते हुए घर आता है। तो घर पहुंचकर वो हैन के रूम की ओर जाने लगता है। हैन भी जाग रही थी, जो योनो के पैर का आवाज सुनकर अपने रूम के दरवाजे के पास आती है, ताकि अगर वो दरवाजा नॉक करे तो खोल सके। इधर योनो भी काफी देर तक रूम के बाहर ही खड़ा रहता है, पर वो उसके रूम में नहीं जाता। पीछे लौटकर अपने ही रूम में चला जाता है। उसके रूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर हैन भी अपने बेड पर वापस आ जाती है। इससे हमें ये बात तो समझ में आ जाती है कि दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। हैन अपने लैपटॉप में योनो के ही फोटोज देखने लगती है और उसका स्माइल करता हुआ फोटोज देख के वो रियलाइज करती है कि इसने कितने टाइम से उसको अपने सामने स्माइल करता हुआ नहीं देखा है। अगले दिन योनो जेल आता है, क्योंकि हैन की बुआ बोमजो, जो कि 3 शादी कर चुकी है, पर सबको उसने कुछ ही टाइम के बाद डिवोर्स दे दिया था। इसने कंपनी के पैसे का घोटाला किया था और इसके बारे में चेयरमैन को पता चल गया था, पर बोमजो का मानना था कि चेयरमैन को उनकी गर्लफ्रेंड ने ही बताया होगा, इसीलिए बोमजो उन पे अटैक कर दिया था। इसी वजह से गुस्सा होकर चेयरमैन ने उसे जेल में डलवा दिया था। अब उन्हें बोमजो की फिक्र हो रही थी, इसीलिए उन्होंने योनो को यहाँ उनके बेल करवाने के लिए भेजा था। और आज ही हैन की ग्रैंडमा यानी के चेयरमैन की वाइफ का डेथ एनिवर्सरी भी था, तो उनकी मेमोरियल सर्विस में सभी लोग आए थे। तो हमें यहाँ पता चलता है चेयरमैन के सबसे बड़े बेटे बिमरियो के बारे में, जिसका अपने डैड के साथ झगड़ा होने की वजह से वो अब्रॉड चला गया था और आज वो भी मेमोरियल सर्विस में आने वाला था। इसके साथ हंग फैमिली के सारे दामाद आए होते हैं, क्योंकि हंग फैमिली का ये ट्रेडिशन है कि मेमोरियल सर्विस में हंग फैमिली में जितने भी दामाद होते हैं सभी मेमोरियल सर्विस की तैयारी करते हैं, स्पेशली सारा खाना बनाते हैं। तो हैन सुजल के जितने भी सारे कजन्स थे उन सबके हस्बैंड और योनो भी उनके साथ मिलकर सारी तैयारी कर रहा था। जहाँ हमें पता चलता है कि हंग फैमिली के सारे दामाद का सेम हालत था। सभी लोग इस हंग फैमिली से बहुत परेशान थे, लेकिन इन सभी को योनो के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता था, क्योंकि ये सभी तो हैन के कजन सिस्टर के हस्बैंड थे, पर योनो तो इस पूरे कंपनी के सीईओ का हस्बैंड था, इसलिए उसे कितना कुछ झेलना पड़ता होगा। इधर चेयरमैन की गर्लफ्रेंड भी पहुंच जाती है, जिन्हें वहाँ कोई ज्यादा पसंद नहीं करता था और चेयरमैन की वजह से कोई उन्हें कुछ कह भी नहीं पाता था। मेमोरियल सर्विस शुरू होती है और तभी वहाँ पे बोमजो आती है, जो आते ही यहाँ पर हंगामा शुरू कर देती है। स्पेशली उसे अपने डैड यानी चेयरमैन की गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम थी, तो वो वहाँ चिल्लाते हुए कहती है इसी ने हमारी माँ को मारा है और तुम लोग इसे मेरी माँ की मेमोरियल सर्विस में कैसे एंट्री दे सकते हो। हैन के डैड उसे समझाते हैं कि हमारी माँ की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी, इनके वजह से नहीं, पर बोमजो अपनी जिद पे अड़ी रहती है कि वो हार्ट अटैक भी इसी के वजह से आया था, हमारी माँ को इसी ने मारा है। बोमजो अपने मामा से कहती है कि आपको मेरी बातों पर बिलीव करना ही होगा, क्योंकि आपकी लाडली बहन को इसी ने ही मारा है। मामा जी भी उसे बताते हैं कि हमारी फैमिली में सभी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी,
और एक नॉर्मल हार्ट अटैक से ही उनकी मौत हुई है। तो हैन के डैड उसे शांत कराते हैं और मेमोरियल सर्विस को कंटिन्यू रखते हैं। चेयरमैन का बड़ा बेटा गेट के बाहर ही था और उसे ऊपर से चेयरमैन देखकर कहते हैं कि ये बस यहाँ पे नाटक करने आया है, इसे बस यहाँ आकर अपनी फोटो खिंचवानी है। जिसे हमें समझ में आ जाता है कि इन दोनों का अच्छा खासा झगड़ा हुआ है। अब आज ही यूनो के डैड का भी बर्थडे था, लेकिन इस मेमोरियल सर्विस की वजह से हंग के फैमिली के किसी भी दामाद को इस घर से बाहर जाने का अनुमति नहीं था, जिसकी वजह से उसको यहीं रहना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि एक डायरेक्टर जो कि कोई पुराने एम्प्लॉय था, जिन्होंने अचानक से रिजाइन कर दिया था, पर हैन के डैड को उन पर डाउट था कि ऐसे अचानक से उसका रिजाइन करना काफी सस्पिशियस है। किसी भी तरह से हमारे फैमिली को अगर धोखा दिया है तो उसकी हालत बहुत बुरी होगी, क्योंकि मुझे धोखा देने वाले को मैं सिर्फ पनिशमेंट नहीं देता बल्कि उन्हें बर्बाद कर देता हूँ। उसके लिए ये कहते हैं। यूनो कहता है कि उन्होंने इतने साल से आपकी कंपनी में काम किया है, उन्हें इस तरह बुरा ट्रीट करना अच्छा नहीं होगा। ये सुन के हैन के डैड जो गुस्से से उसको देखे यूनो तो डर ही जाता है और वो उसे कहते हैं कि इसके जरिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे खिलाफ या मेरी फैमिली के खिलाफ होगा उसका हाल क्या होगा। जो सुन के यूनो तो डर जाता है और ज्यादा, क्योंकि वो तो इनकी बेटी को डिवोर्स देने के बारे में सोच रहा था। तो अगर कहीं इन्हें उस डिवोर्स के बारे में पता चलेगा तो ये उसकी क्या हालत करेंगे। ये सब सोचकर वो और ज्यादा डरने लगता है। इसलिए वो तो अपना अंजाम इमेजिन करने लग जाता है और काफी घबराहट के साथ वहाँ से चला जाता है। पर अगले दिन वो सीधा चला जाता है हॉस्पिटल, जहाँ वो डॉक्टर को बताता है कि मेरी भूख तो जैसे गायब ही हो गई है। अपने आसपास लोगों को देखकर मुझे सफोकेशन सा फील होता है। अब ये सब बोलते हुए भी वो काफी ज्यादा नर्वस लग रहा था। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट चेक करके बताते हैं तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। तुम स्ट्रेस कम्प्लेक्शन टेस्ट में अपने बारे में जो लिखा है कि तुम्हारे अभी सबसे बड़ी इच्छा है डिवोर्स लेना, क्या बता सकते हो कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तो डॉक्टर से सब कुछ बताने लगता है कि मैं अपने इन-लॉज के घर पे ही रहता हूँ। इस फैमिली में एक ग्रैंडपा है, उनकी एक गर्लफ्रेंड भी है, मेरे सास ससुर, एक साला और उसकी वाइफ भी है, और अभी अभी जेल से रिहा हुई बुआ भी है। आज के जमाने में भी ये सब एक साथ रहते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम काफी ब्लेस्ड हो। तो वो कहता है हाँ, इतना ब्लेस्ड है कि हम पूरी फैमिली रात को साथ में खाना खाते हैं। देन रात को 9 बजे पूरी फैमिली इकट्ठा होती है पूरे दिन के बारे में डिस्कस करने के लिए। इतना ही नहीं, हर हॉलीडे, वीकेंड, बर्थडे, क्रिसमस, डेथ एनिवर्सरी पे पूरी फैमिली साथ में मनाती है। साल में 15 मेमोरियल सर्विस अटेंड करना होता है, जहाँ पे मैं और इस फैमिली के सारे दामाद सुबह से रात तक लगातार काम करते हैं। पता नहीं इनकी फैमिली में ये कैसा रिवाज है। कुल मिलाकर बात यह है कि मेरा कोई पर्सनल टाइम नहीं बचता है। डॉक्टर उसके जॉब के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि अच्छी जॉब तो है, जहाँ मेरी वाइफ मेरी बॉस है और मेरी वाइफ का बॉस मेरे फादर इन लॉ है और उनके बॉस मेरे ग्रैंडफादर इन लॉ है। मेरे दिल से लेकर हाथ पैर सब कांपने लगते हैं जब भी उनमें से किसी का कॉल आया या बुलावा आता है। सोचते हुए परेशान हो जाता हूँ कि ये लोग अब मुझसे क्या करवाएंगे। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम इस माहौल से अपने आप को दूर क्यों नहीं कर लेते। तो वो कहता है कि उसके लिए एक ही ऑप्शन है, डिवोर्स। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम ये भी तो कर सकते हो कि अपनी वाइफ को लेकर इन लॉज के घर से कहीं दूर रहने लगो। इस पर वो बताता है कि मैं जितना अपने इन लॉज को नफरत करता हूँ उससे कई ज्यादा अपनी वाइफ से नफरत करता हूँ। डॉक्टर पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तो इस पर वो बताता है कि उसे मेरी थोड़ी सी भी केयर नहीं है। उसकी फैमिली मुझे किस तरह से ट्रीट करती है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है और बस अपने बारे में ही सोचती है। मैं बस उसी के वजह से ही उसके फैमिली में घर जमाई बनकर रहने के लिए माना था और आज तक बस उसके लिए ही सब कुछ झेल रहा हूँ, पर उसे मेरी कोई फिक्र नहीं होती। शादी से पहले उसने कहा था कि मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं 3 साल पहले जब हैन हेलीकॉप्टर से यूनो के होम टाउन पे आई थी, तब उसने यूनो से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगी। फिर प्रेजेंट में इस बात को याद करके यूनो कहता है कि मैं ही इडियट था जो उसकी बातों पर बिलीव कर लिया। तो डॉक्टर पूछते हैं क्या तुम उससे हर्ट हो या इन सब के वजह से
अपसेट हो, तो वो कहता है कि अभी तो मैं उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता, बस नफरत करता हूँ, इसलिए मैं उसे डिवोर्स चाहता हूँ, क्योंकि अब बस यही तरीका है जिसमें मैं शांति से अपना लाइफ जी सकता हूँ। इस पर डॉक्टर पूछते हैं कि तो अभी तक तुमने डिवोर्स क्यों नहीं लिया? तो यूनू बताता है कि क्योंकि मैं इसमें मर भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ बहुत खतरनाक आदमी है, जो भी उनके या उनके फैमिली के खिलाफ जाता है वो उसका बहुत बुरा असर करते हैं। यूनू के कंडीशन जानकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं और उन्हें भी उस पर दया आता है। तो डॉक्टर उसके लिए कुछ मेडिसिन दे देते हैं और उसे गले लगाकर हौसला देते हैं। यूनू डॉक्टर को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेस को, जो कि हंग फैमिली की बटलर थी और जो बड़े बड़े घरों के बच्चों का मैच मेकिंग और डेटिंग वगैरह फिक्स करती थी। वो एक क्वींस डिपार्टमेंटल स्टोर में आई हुई थी, जहाँ हैन को देखकर वो कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, पर हैन उसे कोई भाव नहीं देती और वार्निंग दे देती है कि अगली बार से थोड़ा केयरफुल रहना। ये कहकर वो चली जाती है। इसे ग्रेस को तो काफी गुस्सा आता है, क्योंकि सबके सामने उसका मजाक जो बन गया था, इसलिए वो गुस्से से सीधा चली जाती है यूनो के केबिन में, जहाँ उसे बताती है कि आप तो जानते ही हो कि मेरे बहुत सारे बड़े बड़े फैमिलीज के साथ अच्छी पहचान है, उनमें से एक दंग ग्रुप है। अपने मिस्टर दंग के बड़े बेटे के एक्सीडेंट के बारे में सुना ही होगा। तो कहता है हाँ। तो बताती है कि उस एक्सीडेंट में उनके बड़े बेटे की मौत हो गई है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी में से उसकी वाइफ को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने अपने विल में लिखा था कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ उसके बच्चे और उसके नीस नेफ्यूज को मिलेंगे, जिस वजह से अब उसकी वाइफ को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इस पर वो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चाहे तो लॉ सूट फाइल कर सकती हैं, क्योंकि वो लीगली उस प्रॉपर्टीज की आधी मालकिन है। आप चाहे तो एक अच्छी लॉयर का पता दे सकता हूँ, आप उनको बता देना कि वो लॉयर से कांटेक्ट कर लेंगे। इस पे ग्रेस कहती है कि इसकी क्या जरूरत है, आपसे अच्छा लॉयर कौन होगा, और वैसे भी तो आपकी सिचुएशन भी तो ऐसी है। तो पूछता है कि क्या मतलब है? तो उसे बताती है कि क्या आपको नहीं पता कि हैन ने आपसे शादी करने से पहले अपनी विल लिख रखी थी कि अगर फ्यूचर में उसे कुछ हो गया तो उसके नाम की सारी प्रॉपर्टीज, शेयर, स्टॉक सब उसके फैमिली को मिलेगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और कहती है कि वो कितनी हार्टलेस है ना, कहीं आपने ये नहीं सोच लिया था कि आपकी शादी सच में मैरिज ऑफ द सेंचुरी है? ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तो बस मीडिया को दिखाने के लिए था। उसे कोई लविंग हस्बैंड नहीं चाहिए था, बल्कि उसको उसके इशारों पे काम करने वाला एक नौकर चाहिए था। जो सब सुनने के बाद वो चुप होने के लिए कह के वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। अब ग्रेस की बात सुनकर यूनो को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इधर हैन को एक डॉक्टर का कॉल आता है, जो हैन को अभी हॉस्पिटल आने के लिए कहता है, पर हैन बताती है कि जाने का टाइम नहीं है, जो भी है आप मुझे मेल कर देना। पर डॉक्टर उसको फोन में कुछ ऐसे बताते हैं जो सुनते ही वो शॉक हो जाती है। इसके बाद हम यूनो को देखते हैं, जो कि अपने काम खत्म करके बाहर जा रहा था। तभी लिफ्ट के पास हैन भी आ जाती है, जो यूनो को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर वो मना कर देता है। हैन कहती है कि मैं तुम्हारे शेड्यूल चेक किया है, कोई काम बाकी नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, और कहीं जाना है तुम्हें पता भी है। इस पर यूनो उस पे चिल्ला कर कह देता है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना है, और ये बोल के वो अपनी कार लेकर सीधे अपने होम टाउन पहुँच जाता है, जहाँ वो मिलता है उसके मॉम और डैड से, जो कि किसान थे। उसको इतने टाइम के बाद मिलकर दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग उसे हैन के बारे में पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आई, तो उसके लिए वो काम का बहाना बता देता है। फिर वो इनके साथ घर आता है। उसकी मॉम उसके लिए बहुत सारा खाना बनाती है। इतने टाइम के बाद मॉम का हाथ खाना खाकर और अपने घर लौटकर उसे काफी ज्यादा सुकून आता है। उसके आने के बारे में पता चलते ही उसके बड़े भाई और दीदी आ जाते हैं। दीदी तो उसे काफी ज्यादा नाराज थी, क्योंकि वो उनके पापा के 60th बर्थडे के दिन वो नहीं आया था। यहाँ वो उन सभी को बताता है कि वो हैन को डिवोर्स देने वाला है। जो सुनने के बाद सब लोग तो पहले हैरान हो जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि उसे ऐसे डिवोर्स नहीं देना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। पर वो बताता है कि वो इस शादी में खुश नहीं है। इस पे डैड उसे कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में ऐसे ही एडजस्ट करके चलना पड़ता है। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी तो होते रहती है, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लेनी चाहिए। सब लोग उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो कहता है कि मैं बहुत सोच लिया है और अच्छे से सोच समझ कर ही ये फैसला किया है कि मुझे हैन से डिवोर्स लेना है, इसलिए आई एम सॉरी कहकर वो अपनी कार लेकर वापस जाने लगता है। तो उसकी दीदी भागकर उसे रोकती है और उसे बात करती है, तू बहुत ज्यादा सेल्फिश है, तुझे पता भी है कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी कुर्बानी दी है। तो वो पूछता है कि कौन सी कुर्बानी? तो दीदी बताती है कि क्या तुझे याद नहीं कि तुझे सोल भेजने के लिए मॉम
मॉम डैड ने हमारी सारी गाय बेच दी थी, जिस वजह से मैं भी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी। तो वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, आप अपने अटेंडेंस इशू की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी थी। दीदी कहती है कि तुझे नहीं पता मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया है। तो भैया भी उसे समझाता है कि मॉम डैड की कितनी इज्जत है हमारे टाउन में। सब लोग इतना ज्यादा खुश हुए थे कि तुम्हारी शादी क्वींस ग्रुप की बारिश से हुई है, पर अगर तुमने उससे डिवोर्स ले लिया तो सोचो तुम्हारे बारे में, मॉम डैड के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में कैसी कैसी गॉसिप होगी। 2 साल पहले मेरे एक दोस्त की डिवोर्स हुआ था, लेकिन आज तक उनके बारे में गॉसिप होती रहती है। हर जगह उसकी और उसकी फैमिली की बदनामी तक होती है। तो एक बार इस बारे में भी सोचना। पर वो चला जाता है और घर के अंदर जाने से पहले अपने हाथ से उनके एंगेजमेंट रिंग को देखता है और फिर अपने रूम से डिवोर्स पेपर लेकर हेन के रूम में आता है, जहाँ उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हेन भी कहती है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, इसलिए पहले मैं बताऊंगी। तो वो कहता है ठीक है बताओ। तो हेन बताती है कि मैं मरने वाली हूँ, जो सुनने के बाद वो शॉक हो जाता है। वो आगे बताती है कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने बाकी है। तो यूनू शॉकिंगली पूछता है कि क्या मतलब। तो वो उसके पास आकर बताती है, आज मैंने तुम्हें ऑफिस से निकलते टाइम कहा था ना मेरे साथ कहीं पर चलने के लिए। मुझे हॉस्पिटल जाना था। तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेले हॉस्पिटल गई थी, जहाँ डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने बाकी है। यूनो अभी भी शॉकिंगली पूछता है कि क्या कह रही हो तुम। हेन कहती है कि सुनाई नहीं दिया क्या, 3 महीने बाद मैं मरने वाली हूँ, बस मुझे यही कहना था। अब तुम बताओ तुम्हें क्या बताना था। अब वो ये सुन के उसे कैसे डिवोर्स की बात कहता, तो वो अपने हाथ पीछे करके हेन से डिवोर्स पेपर छुपा देता है और कहता है कि ऐसा ही कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। तो हेन कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ कहना था, तो बताओ क्या था वो। तो नर्वस होके कहने लगता है कि वो मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता था, आज के लिए और हर दिन के लिए मैंने जैसा भी तुम्हारे साथ बिहेव किया है, और उसके लिए आई एम सॉरी। कभी तुम्हें ऐसा ट्रीट नहीं करूंगा और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, बस यही कहना था। पर अचानक से उसका फेस रोने वाला हो जाता है और कहने लगता है कि पर तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा, ये सब ऐसे अचानक से कैसे हो सकता है। अब उसकी सारी बात सुन के हेन हैरान होती है, तो पूछती है कि क्या तुम सीरियस हो। तो उसे गले लगा लेता है और कहता है आई लव यू हेन। फिर हम 3 साल पहले इनकी शादी को फ्लैशबैक में देखते हैं, जहां धूमधाम से इनकी शादी होने के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों को अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक मैसेज रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा जाता है। यूनो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कहता है कि आई होप तुम अच्छे ही होगे, ये मत कहना कि तुम डिवोर्स ले लिया है। क्या तुम्हारे बच्चे हो गए, 1 या 2, बस ये मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं बस चाहता हूँ कि हेन मेरे साथ रहे। इसलिए बस यही बात याद रखना कि तुम हेन से कितना ज्यादा प्यार करते हो। आई होप 10 साल बाद भी ऐसे ही रहोगे, हेन को कभी रोने नहीं दोगे और हमेशा उसके साथ खुश रहोगे। इधर हेन भी अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कहती है कि तुम 10 साल बाद भी इतनी ही ज्यादा खूबसूरत, हेल्दी एंड मोस्ट सक्सेसफुल होगी, ऑफ कोर्स यूनो के साथ ही मिलकर। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। क्या हेन सच में मरने वाली है और उसको डिवोर्स वाली बात कभी पता चलेगी या नहीं, हम आगे की कहानी में जानेंगे। ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक करके शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।